लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलाम नियम के बारे में बात की थी। कूलाम नियम के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अपन लोग फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर अपन लोगों ने जो है कूलाम का नियम जो है टॉपिक पढ़ा था। तो कूलाम का नियम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्य करता है। किन के मध्य कार्य करता है? दो बिंदुवत आवेश होता है, उनके मध्य कार्य करता है। अगर मैंने आपको बताया था कि ये दो बिंदु आवेश हैं Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R। इनके बीच की दूरी क्या है? R। तो कूलाम का नियम जो है आपको बताता है कि इन आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके करके अपन लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, देखा था कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कूलाम नियम का फॉर्मूला था। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र है। इस बल के द्वारा अपन लोग आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है, कितना आकर्षण होगा, कितना प्रतिकर्षण होगा, ये वैल्यू अपन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे और इस बल के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। देखिए यहां पर ये जो बल है, अभी जो इन आवेशों के मध्य जो ये मीडियम है, माध्यम जिसे क्या बोलते हैं? माध्यम। आवेशों के मध्य जो माध्यम था, वो माध्यम या तो अपन लोग बोल सकते हैं निर्वात, और या फिर अपन बोल सकते हैं क्या है? हवा, ठीक है ना। निर्वात या हवा, ठीक है ना। इस स्थिति में बल का सूत्र अपन लोग ये लिखते हैं। तो आज अपन लोग इस बल नियम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कि माध्यम में बल, माध्यम में कूलाम बल। तो देखिए माध्यम में कूलाम बल क्या होता है? यदि आवेशों के बीच में, ठीक है ना, यदि आवेश माध्यम में किसी परावैद्युत माध्यम में उपस्थित है तो कूलाम बल। तो देखो, यदि आवेश आपके परावैद्युत माध्यम में उपस्थित है तो कूलाम बल के बारे में अपन लोग क्या डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो फॉर्मूला था, इसमें जो K की वैल्यू थी, जो फॉर्मूला पढ़ा था निर्वात के लिए, उसमें K की वैल्यू को पुटअप करें तो अपन ने फॉर्मूला देखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला था निर्वात में। किसमें था ये? निर्वात में सूत्र है। किसमें है ये? निर्वात में कह सकते हो या हवा में कह सकते हो, ठीक है ना। ओके, जब तक अपन को माध्यम के लिए बोला नहीं जाए किसी भी क्वेश्चन या टॉपिक में, तब तक यही फॉर्मूला अपन लोग काम में लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर स्पेशली माध्यम के लिए बोला जाता है तब अपन लोग जो है माध्यम वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो माध्यम वाला फॉर्मूला है क्या, उसके बारे में आपको बता दूं कि देखिए, अगर माध्यम में बल का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो देखो FM मैंने नोटेशन लिया है। क्या लिया है? FM। F का मतलब तो फोर्स होता है, M का मतलब मीडियम, मीडियम को हिंदी में बोलते हैं माध्यम, ठीक है ना। तो माध्यम के लिए देखो ये फॉर्मूला लिखेंगे तो माध्यम के लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या लिखा? एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए फॉर्मूले में कितना चेंज आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट था, मैंने आपको बताया था, ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है? ठीक है, ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये एप्सिलॉन जो है यहां
एप्सिलॉन जो है वो है माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या है? जो अपन ने माध्यम लिया है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, माध्यम की क्या है आपके? विद्युतशीलता। तो यहाँ जो एप्सिलॉन है वो क्या है आपके? माध्यम की क्या है आपके? विद्युतशीलता है। क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा इसको और ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, ओके, एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है। और इस एप्सिलॉन का जो मान होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखें इसको, ध्यान रखना। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? एप्सिलॉन। ठीक है ना, ये नाम आपको नहीं याद है तो मैं लिख लेता हूँ, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन जो है माध्यम का जो पराविद्युतांक है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ठीक है ना, जहां यहां जो एप्सिलॉन आर है, ठीक है ना, जो एप्सिलॉन आर नोटेशन है, देखो एप्सिलॉन तो क्या हो गया? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन आर क्या है इसके बारे में बता देता हूं आपको। जो एप्सिलॉन आर है वो एप्सिलॉन आर है आपके माध्यम की आपेक्षिक, ठीक है ना, विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसे अपन लोग बोल सकते हैं माध्यम का, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोल सकते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसे? माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है ना, तो देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यू आपके पुटअप करूं एप्सिलॉन की, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? एप्सिलॉन बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देखिए ये आप इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे दीजिए, इसका वैल्यू पुटअप किया और इक्वेशन नंबर आपके सामने 2 आ गया है। ठीक है ना, आगे और देखिए इस चीज को, अब मैं इस चीज को नीचे से मिटा देता हूं। देखिए अब ये चीज देखिए कि जो एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्मूले में चूंकि आपका F था, ठीक है ना, F क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या था आपका? निर्वात में बल था। क्या था आपका? निर्वात में बल था, कूलाम बल जो भी था। ठीक है ना, तो इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखिए इस फॉर्मूले के अंदर ये वाली चीज, ठीक है, इस वाली पूरी चीज को एप्सिलॉन आर को छोड़ दिया जाए तो यही है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? F। क्या लिख सकते हैं? F। तो इसलिए Fm बराबर क्या हो गया? F बट्टा एप्सिलॉन आर। देखिए बहुत ही सिंपल लॉजिक अपने सामने बन गया कि निर्वात में बल जो है उसका 1/एप्सिलॉन r गुणा जो होता है वो आपके माध्यम में बल होता है। ठीक है ना, अर्थात माध्यम में बल, अर्थात माध्यम में बल बल का 1/एप्सिलॉन r गुणा होता है। तो यहां से देखा जाए तो देखिए एप्सिलॉन r जो माध्यम का परावैद्युतांक है, क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। अब इस एप्सिलॉन r की वैल्यू हर एक माध्यम के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? हर एक माध्यम के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो हर एक माध्यम के लिए अलग अलग होती है, तो अपन अलग अलग वैल्यूज को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहां से एक चीज तो ये भी पता चलती है
कि एफ एम बराबर क्या है, एफ बटा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है कम से कम जो है आपके पास कितनी होती है, 1, और वो किसकी होती है, निर्वात या हवा की होती है, ठीक है ना। ओके, जब आपके पास यहाँ निर्वात या हवा की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है, तो उस कंडीशन में देखो मैं आपके सामने कुछ मान लिख लेता हूँ पहले तो मान क्या क्या है आपके सामने, देखिए तो आवेशों के मध्य जो पराविद्युत माध्यम हो तो विद्युत बल का जो मान होता है, विद्युत बल का मान जो होता है 1/ε गुणा होता है, और ये बल का मान क्या हो जाता है, कम होता है, ठीक है ना। अतः बल घटता जाता है, बल क्या होता जाता है, घटता जाता है माध्यम में, ठीक है ना। बल घटता जाता है किसमें, माध्यम में, ठीक है। तो देखिए कुछ वैल्यूज हैं एप्सिलॉन आर की, ठीक है ना। कितना होता है, 1। निर्वात या हवा के लिए कितना होता है, 1। तथा सुचालक, ठीक है ना, या फिर अपन कह सकते हैं धातुओं, ठीक है ना, के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है ना, अनंत। कितना होता है, अनंत। अभी आपने देखा कि बल का मान क्या था, माध्यम में बल क्या, ये इतना सा याद रखिए आपने, ठीक है। मैंने कहा कि निर्वात का बल का एप्सिलॉन आर गुणा होता है, तो यहाँ पे देखें, देखो निर्वात में एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है ना, और ये सबसे कम वैल्यू होती है। इसके बाद सबसे ज़्यादा वैल्यू देखी जाए तो किसकी होती है, सुचालक या धातु की। तो यहाँ से एक डिस्कस आपको समझ आना चाहिए कि जब सुचालक माध्यमों में अगर आवेश हैं या आवेशों के मध्य कोई भी धातु की प्लेट रख दी जाए, आवेशों के मध्य, कई बार बोर्ड एग्जाम एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, यदि आवेशों के मध्य जो है धातु की प्लेट रख दी जाए तो बल का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, देखिए धातु की प्लेट या सुचालक अगर प्लेट रख दी जाए तो उस कंडीशन में माध्यम आ गया, आवेशों के मध्य माध्यम आ गया, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और अगर अपन वैल्यू में इनफाइनाइट रखेंगे, ठीक है ना, तो देखो नोट करके आप लोग बात इस ध्यान रखें, ठीक है ना। यदि आवेशों के मध्य प्लेट रख दी जाए, तो यदि आवेशों के मध्य धातु की प्लेट रख दी जाए तो बल का मान शून्य होगा। बल का मान क्या होगा, शून्य होगा। वो कैसे, देखिए क्योंकि एफ एम बराबर क्या होता है, एफ बट्टा एप्सिलॉन आर, ठीक है। और एफ बट्टा एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। किसके लिए, धातु प्लेट के लिए, ठीक है ना। और किसी भी वैल्यू में इन्फिनिटी का भाग देते हैं, अनंत का भाग देते हैं, वो वैल्यू क्या बन जाती है, 0। क्या बन जाती है, 0। इसका मतलब ये हो गया, यदि आवेशों के मध्य अपन अगर धातु की प्लेट रखेंगे तो उनके मध्य बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो ये चीज का डिस्कशन था। एक मैं आपके सामने न्यूमेरिकल और इसमें पुटअप कर देता हूं। देखिए न्यूमेरिकल है, देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन ये हैं, इसे लिख रहा हूं, यदि निर्वात में रखे आवेशों
के मध्य, यदि निर्वात में रखे आवेशों के मध्य 20 न्यूटन का बल कार्यरत है तो आवेशों के मध्य 5 परावैद्युतांक, आवेशों के मध्य 5 परावैद्युतांक, ठीक है, 5 परावैद्युतांक का माध्यम उपस्थित हो तो बल का मान क्या होगा? बल का मान क्या होगा? ठीक है, अब इस चीज का देखो डिस्कशन। देखिए, जो निर्वात में रखे बल का मान कितना है आवेशों के मध्य, ठीक है ना, तो आपको F की वैल्यू दे रखी है 20 न्यूटन, ठीक है ना। माध्यम का परावैद्युतांक कितना दे रखा है 5, तो आपके एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो आपके पास माध्यम में बल, क्योंकि अपन लोग जानते हैं माध्यम में जो बल होता है वो निर्वात के बल का एप्सिलॉन आर भाग होता है। एप्सिलॉन निर्वात ये कितना और ये कितना, आंसर कितना बन जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। तो देखिए, निर्वात में 20 न्यूटन बल लग रहा था, आवेशों के मध्य माध्यम रख दिया, बल का मान कितना आया 4 न्यूटन। माध्यम रखने पर हमेशा बल का मान क्या होता है, घटता है, अर्थात कम होता है, ठीक है ना। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे और देखिए, अगला टॉपिक जो है आपके सामने, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम नियम का सदिश निरूपण कैसा? कूलाम नियम का सदिश निरूपण, ठीक है ना। देखिए, कूलाम नियम तो अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना, वो अदिश रूप में पढ़ा था। अगर सदिश रूप में लिखने की जरूरत पड़े या फिर अपन को सदिश निरूपण समझाने को कहे तो अपन किस तरीके से उसको समझाएंगे। तो देखिए, माना दो आवेश Q1 व Q2 जिनके स्थिति सदिश जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश R1 कैप, R1 सदिश व R2 सदिश है, ठीक है। देखिए, मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ, ग्राफिकल डायग्राम बना रहा हूँ। ग्राफिकल डायग्राम का मतलब ये है कि अपन को दो आवेश दे रखे हैं और उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब स्थिति सदिश का मतलब है उनकी अपन को पोजीशन दे रखी है। ऐसे कभी भी बात हो तो अपन लोग एक ग्राफ के रूप में इसको बताते हैं कि माना कि ये दो आवेश है अपने सामने, एक आवेश आपका Q1, ठीक है, और ये दूसरा आवेश आपका Q2, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ऊपर बना देता हूं मैं, ये आवेश आपका Q2। अब इनके स्थिति सदिश क्या है, ये R1 है और ये R2 सदिश है, ठीक है।
स्थिति सदिश का मान जानते हो ना आप लोग, यहां से इसकी पोजीशन और यहां से इस आवेश की पोजीशन यानी स्थिति, ठीक है ना। और ये R1 और ये सदिश जो होता है आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ा था, इसको ऐसे दर्शाते थे अपन लोग, ठीक है ना। ओके, और इसका परिमाण भी निकाला करते थे, तो अपन लोग ऐसे निकालते थे। इसका परिमाण जो है अपन लोग ऐसे लिखा करते थे, याद हो तो आपको, या सिंपल R लिखा करते थे। और इसका परिमाण जो होता है y² और ये z² होता है। तो ये तो स्थिति सदिश का निरूपण 3 डायमेंशन में और उसका परिमाण निकालना, ये तरीका पहले भी बता रहे अपन लोग। तो देखिए यहाँ पर अपन लोग बात करते हैं। ओके, तो ये दो आवेश हैं, इन दो आवेशों के मध्य देखिए जो है ये लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ 2 आवेशेस, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का ये आपके जो है डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस जो है, ओके, जिसे अपन लिख ले हैं R21 लिखो या R1 लिखो, जो भी लिखोगे, ठीक है ना। ओके, तो R21 जो होगा, R21 को मैं क्या लिख सकता हूं, R21 तो 2 का 1 के सापेक्ष दूरी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा मेरे R2 माइनस क्या हो जाएगा R1। और अगर मेरे को R12 लिखना है तो ये तो मैंने क्या कहा, 1 के सापेक्ष 2 का स्थिति सदिश, ये 2 के सापेक्ष 1 का स्थिति सदिश, ठीक है ना। तो 2 के सापेक्ष 1 का स्थिति सदिश तो अपन क्या लिखेंगे, R1 माइनस क्या लिखेंगे R2, ठीक है। लिख लेता हूं मैं, 1 के सापेक्ष 2 का स्थिति सदिश, ठीक है। 1 के सापेक्ष 2 का स्थिति सदिश, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला आप बता सकते हैं 2 के सापेक्ष 1 का स्थिति सदिश, ठीक है। तो ये तो है। अब देखिए 2 आवेश है, ये आवेश भी इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ये कौन सा आवेश है, Q2 आवेश है। किस पर बल लगा रहा है, Q1 पर लगा रहा है, ठीक है ना। तो 2 द्वारा 1 पर लगाएगा बल जो है, अपन लोग इसको क्या लिखते थे, F, फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2/1, यानी कि 1 पर बल लग रहा है 2 के द्वारा, और ये 2 पर बल लग रहा है 1 के द्वारा, और 1 पर बल लग रहा है 2 के द्वारा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई थी बेटा, 11वीं क्लास में पढ़ाई थी अपन लोगों ने। मैं लिख लेता हूँ F12 का मतलब क्या है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको लिखते हैं फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, F21 को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन 2/1, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा यहां पर अभी, तो ये चीज से समझ आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो अब सीधा सा लिखते हैं स्थिति सदिश। मैंने आपको बता दिया रिलेटिव स्थिति सदिश जो है, यहाँ पे स्थिति सदिश क्या होते हैं, ठीक है ना। तो Q2 द्वारा Q1 पर कार्यरत बल, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, F12 लिखेंगे। फॉर्मूला वही है बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है ना। ओके, बस इसमें एक चीज ऐड कर देंगे, यहां पर क्या ऐड कर देंगे, R कैप। क्या ऐड करेंगे, R कैप। और यहां पर अपन को क्या लिखना है, 1 2, और यहां पर भी क्या लिखना है, 1 2 लिखना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये इसका जो है सदिश निरूपण है। ये इसका क्या निरूपण है बेटा, सदिश निरूपण है, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन लोग लिखेंगे Q1 द्वारा Q2 पर कार्यरत बल, ठीक है ना। ये किसके भी लिखा था बेटा, Q2 2 लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, 1 पे लगा रहा है, यानी कि 2 लगा रहा है 1 पे लगा रहा है। इस बल का मान अपन ने लिखा, फॉर्मूला वही है वैसे फॉर्मूला K/Q1 Q2 बट्टा R²। बस यहाँ पर अपन सदिश निरूपण कर रहे हैं, तो अपन देखेंगे कि
उसकी दिशा किधर है या किस पर लग रहा है, ये सारी बात सदिश निरूपण के अंदर आती है, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन 1/2, तो यहाँ पर भी अपन r12 दूरी लिखेंगे और यहाँ पर अपन जो स्थिति वेक्टर लिखेंगे, जो अपन इसको क्या बोलते थे, एकांक सदिश, क्या बोलते थे, एकांक सदिश, ठीक है ना। और इसका मान क्या लिखेंगे अपन लोग, तो ये लिखेंगे F21 इज इक्वल टू, ठीक है ना, KQ1 Q2 बट्टा R21 स्क्वायर और R21 कैप, ठीक है। अब देखिए मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, रफली कर देता हूँ। अब देखिए जो F12 है, F12 है, ओके, उसकी वैल्यू क्या है, मैं एक बार लिख लेता हूँ, KQ1 Q2 बटा R12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर और R12 कैप, ठीक है। और F21 की वैल्यू क्या है, देखो KQ1 Q2 बटा R21 स्क्वायर और R21 कैप, बाकी सब अपन लोग अभी मिटा देते हैं। देखिए अब इन सब के फॉर्मूले को देखें कि 1 पे 2 पर या 2 पर 1 के द्वारा लगने वाले बल का मान क्या है, ये चीजें हैं, ठीक है ना। अब स्थिति इसके अंदर क्या है, देखो इन दोनों बलों का अपन लोग सही ढंग से देखें, अपन देखें तो डिटेल में भी खोल सकते हैं इसको, आप लोग इस चीज़ को जानते हैं ऐसे ढंग से, और ये चीज़ जो है, ठीक है ना। इसमें फ़र्क कितना है, ये पोजीशन वेक्टर है 1 का 2 का, 1 के सापेक्ष है, सॉरी 2 के सापेक्ष 1 का और 1 के सापेक्ष 2 का, ठीक है ना। एकांक सदिश कहते हैं इसको। एकांक सदिश आप लोग जानते हैं क्या होता है, एकांक सदिश, सदिश अपॉन मापांक, सदिश अपॉन मापांक, ठीक है ना। तो सदिश अपॉन मापांक होता है, तो इस कंडीशन में अपन लोग जो है R12 को क्या लिख सकते हैं, R12 को लिख सकते हैं R12 सदिश अपॉन R12 दूरी, और R21 कैप को लिखना है तो R21 सदिश अपॉन R21 कैप, ठीक है ना। यहां पर एक चीजें चलते चलते आप ये भी देख लें, देखो ये जी चीज क्या है, ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं, ये किसी भी सदिश का क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है ना। यानी कि एज ए दो, मतलब सदिश का परिमाण, और यहाँ पे कहूँ तो दो आवेशों के मध्य दूरी है, ठीक है ना। अब ये दो आवेश थे, आप लोगों ने देखा ये और ये दो आवेश थे, Q1 और ये Q2 आवेश था। अब इस R12 का मतलब है कि 2 के सापेक्ष 1 की दूरी, 2 के सापेक्ष 1 की दूरी, अब दूरी ये, और 1 के सापेक्ष 2 की दूरी, तो 1 के सापेक्ष 2 की दूरी ये है, ठीक है ना। क्या ये दूरी अलग अलग है, क्या दूरी तो सेम ही है, ठीक है ना। दूरी का परिमाण क्या होता है, उतना ही होता है, भले आप यहाँ से यहाँ मापें और यहाँ से यहाँ मापें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चूंकि, ठीक है ना, R12 जो परिमाण में है वो R21 के क्या है बेटा, बराबर है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये सारी वैल्यू इसमें पुटअप करूंगा अभी। तो देखिए पहले तो इस चीज से अपन लोग करेंगे, तो देखिए F12 लिखा हुआ है, F12 को समझा रहा हूँ कि Q1 Q2 बट्टा ये दूरी है, ठीक है ना। तो आप लोग इस दूरी को सिंपल सा क्या लिख लो, R लिख लो, क्या लिख लो, R लिख लो, ठीक है ना। तो ये तो अपने पास हो जाएगा R। इन दोनों को क्या करें, ये दूरी है, ठीक है ना। दो पॉइंटों के मध्य दूरी बराबर होती है, भले 1 से 2 की ओर मापे, 2 से 1 की ओर मापे, ठीक है ना। दूरी हमेशा क्या होती है, परिमाण में क्या रहती है, बराबर रहती है, बस दिशा का अंतर होता है, ठीक है ना। तो और इसको चेंज करेंगे तो अपने क्या सामने क्या हो जाएगा, R12 और ये नीचे इसका परिमाण आ जाएगा, देखो ये परिमाण है, ठीक है, ओके। तो ये कितना बन गया, Q1 Q2 बट्टा R क्यूब, और ये R12 जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, माइनस का R2, ठीक है ना। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था ग्राफ के नीचे, उसमें बताया था। इसी प्रकार R21 जो होता है वो क्या होता है कि Q1 Q2 बट्टा ये भी R स्क्वायर, और इसको लिखेंगे R21, और ये आपका मापांक आ जाएगा R। देखो मैं इसकी वैल्यू रखी है बेटा,
इसकी वैल्यू की ये वाली वैल्यू है R21, और इसको अपन क्या लिख रहे हैं, R लिख रहे हैं, इसको भी क्या लिख रहे हैं, R लिख रहे हैं। तो आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा आपका, इसको क्या लिखते हैं R2 माइनस R1। दोनों फॉर्मूले देखो सेम है। अगर मैं एक माइनस का गुना कर दूं, इसको उल्टा कर दूं तो ये बन जाता है, या इसको उल्टा कर दूं तो ये बन जाता है। तो उपरोक्त दोनों फॉर्मूले को देखने पर आपको क्या पता चलता है कि फोर्स ऑन, ठीक है, उपरोक्त दोनों सूत्रों से स्पष्ट है कि देखिए, तो मैं एक ही चीज लिख देता हूं, फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कूलाम नियम का सदिश निरूपण का नेक्स्ट रिजल्ट क्या आया कि 1 के ऊपर 2 के द्वारा लगने वाला बल और 2 के ऊपर 1 के द्वारा लगने वाला बल परिमाण में क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों परिमाण में क्या है, बराबर हैं। बस अंतर किसका है, दिशा का अंतर है। किसका अंतर है, दिशा का अंतर है। जहां नेगेटिव साइन आ रहा है जो अपन को दिशा को इंगित कर रहा है। अतः ये बल जो है आपस में परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो एक लास्ट कंक्लूजन इसका क्या है, अतः आवेशों के मध्य कार्यरत बल परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, जैसे ये दो आवेश थे, आपने देखा हो Q1 और Q2, ये इस पे बल लगाएगा इधर की ओर, ठीक है, F12, और ये इसके ऊपर बल लगाएगा F21। लेकिन ये दोनों बल बराबर हैं, लेकिन विपरीत परिणाम में, ये दोनों बल परिणाम में क्या है, बराबर है, लेकिन विपरीत दिशा में है, ठीक है ना। तो ये कूलाम के नियम का क्या है, सदिश निरूपण है। कुछ और डिस्कशन भी होंगे इसके बारे में, जिसको अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कूलाम के नियम का अपन ने क्या देखा, सदिश निरूपण देखा कि कूलाम का नियम जो है किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है ना। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में क्या क्या देखा अपन लोगों ने, ये देखा कि दोनों बल परिणाम में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखा जाए तो एक लाइन और इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपको एक कुछ नियम याद दिला रहा होगा, जिस नियम को अपन ने न्यूटन के नियम पढ़े थे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है ना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही है कि एक वस्तु की जो क्रिया करती है, दूसरी वस्तु उसके ऊपर क्या करती है, वापस प्रतिक्रिया करती है, ठीक है ना। ओके, तो क्रिया और प्रतिक्रिया परिणाम में क्या होती है, बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होती है, ठीक है ना। अतः एक लाइन लिख सकते हैं, यह नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के समान है, ठीक है। एक लाइन मैंने लिखी आपके सामने कि यह नियम जो है क्रिया और प्रतिक्रिया नियम के समान है। और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।